हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में म्यूचिरो खांस रहा होता है और वो एक कांटे को निकाल कर मन में कहता है, मेरा शरीर सुन्न पड़ता जा रहा है। मैं भले ही उस वाटर बबल से बाहर आ गया हूँ, लेकिन शायद मैं लड़ नहीं पाऊंगा। फिर वो उन सभी कांटों को बाहर निकाल कर देखता है और उसे अपने सामने कोतेत्सु दिखता है। और तभी वहाँ पर और बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं और मोइचिरो कहता है, अरे नहीं, मेरी बॉडी में जरा सी भी ताकत नहीं बची। फिर वो डीमंस उसकी ओर अटैक करने जाते हैं और मोइचिरो कहता है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तभी उसे अपनी डैड की याद आती है, जो कि उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो मोइचिरो, तो चलो अब खड़े हो जाओ। फिर मोइचिरो खड़ा हो जाता है और प्रेजेंट टाइम वाला मोइचिरो पीछे से कहता है, हाँ अब याद आया, मेरे डैड एक लकड़हारे थे और उनका बेटा होने के नाते मैं उनकी पेड़ काटने में मदद किया करता था। मुझे अपने पिता की मदद कर कर बहुत ही खुशी होती थी। इसके बाद हम एक तूफान भरी रात का सीन देखते हैं और मोइचिरो की मॉम वहाँ पर खांस रही होती है और मोइचिरो पूछता है, माँ क्या आप ठीक हैं? पिताजी बाहर जड़ी बूटियां लाने गए हैं, तो प्लीज डटे रहना। फिर वो उसकी पानी वाली पट्टी को उठाता है और उसके माथे पर हाथ रखकर मन में कहता है, अरे नहीं, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। फिर वो एक और गीली पट्टी उसके माथे पर रखता है और वहाँ से जाकर अपने कंबल को अपनी मॉम के ऊपर रख देता है और पूछता है, माँ आपको अब कैसा लग रहा है? तो वो कहती है, मुझे ठंड लग रही है। जिसके बाद मोइचिरो उसको पकड़कर कहता है, चिंता मत कीजिए, पिताजी जल्दी ही आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर बहुत ही भारी बारिश हो रही होती है और मोइचिरो का पिता वहाँ पर जड़ी बूटियां ढूंढ रहा होता है और तभी उसे वो मिल जाती हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। इसके बाद वो वहां जाकर उन्हें उखाड़ने लगता है, पर तभी नीचे का पत्थर टूट जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। और मोइचिरो कहता है, उस दिन मैंने अपने माता पिता को एक ही साथ खो दिया, जो कि मेरे लिए बहुत ही कीमती थे। मैं उस समय 10 साल का था और मैं 10 साल की उम्र में अकेला हो गया। तभी उसे कोई बुलाता है और मोइचिरो कहता है, नहीं ऐसा नहीं था, मैं उस समय 11 साल का था और मेरा एक जुड़वा भाई भी था और मेरे भाई का नाम जोइचिरो था। इसके बाद हम उन दोनों को अपने घर की ओर जाते हुए देखते हैं और जोइचिरो कहता है, दया दिखाने से किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं होता, दूसरों की मदद कर कर हमारा कभी अच्छा नहीं होता। तो मोइचिरो कहता है, तुम गलत हो, जब तुम किसी की मदद करते हो तो आखिर में वही सेम चीज घूम कर तुम्हारे पास भी आती है, पिताजी ने यही कहा था। तो जोइचिरो कहता है, तुम्हें उस इंसान की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए जो खुद किसी की मदद करने की कोशिश में मर गया। और मोइचिरो कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, वो सब माँ के लिए था। तो जोइचिरो कहता है, जैसे कि वो जड़ी बूटियां उन्हें उस हालत में ठीक कर देती, वो सच में बेवकूफी थी। फिर जोइचिरो कहता है, भाई ऐसी बुरी बातें मत बोलो। और जोइचिरो कहता है, अगर वो तूफान के बीच में ना जाते तो आज हम सिर्फ अकेली माँ को ही खोते। तो मोइचिरो कहता है, बस बहुत हुआ, अब ऐसी बातें करना बंद करो। तो जोइचिरो कहता है, मैं तो तुम्हें सिर्फ सच बता रहा हूँ और ऐसे चिल्लाना बंद करो, वरना यहाँ पर भालू आ जाएगा। और तुम्हें बता दूं, मोइचिरो में मुंह का मतलब कमजोरी होता है, तुमसे बात करना ही बेमतलब है, तुम अतीत को नहीं बदल सकते। और मोइचिरो में मुंह का मतलब बेमतलब भी होता है, जिसे सुनकर मोइचिरो उदास हो जाता है। फिर पीछे से प्रेजेंट टाइम वाला मोइचिरो बोलता है, मेरा भाई हमेशा ऐसी कठोर बातें ही करता था और मुझे ऐसा लगता है जब मेरी याददाश्त चली गई थी तो मैं भी उसके जैसा ही बन गया था और मेरे भाई के साथ मेरी जिंदगी बहुत ही परेशानी से कट रही थी। मुझे यकीन था कि वो मुझसे नफरत करता है और मुझे लगता था कि वो एक पत्थर दिल इंसान है। मौसम बदले और फिर बसंत का मौसम आ गया। फिर मोइचिरो बाहर आकर कहता है, भाई मैं पानी लेने जा रहा हूँ। तो जोइचिरो कहता है, क्या तुमने अभी तक पानी लाया ही नहीं? जिससे मोइचिरो उदास सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो नदी के किनारे के पास आता है और बैठकर पानी भरने लगता है, पर तभी वो सामने की ओर देखता है और शॉक हो जाता है और हम लोग उसके सामने अमाने को देखते हैं। और मोइचिरो कहता है, वो बहुत ही खूबसूरत थी और पहली नजर में तो मुझे ऐसा लगा कि वो कोई स्पिरिट है। फिर अमाने उनके घर में आकर उन दोनों को कुछ बताती है, पर तभी योइचिरो चिढ़कर
जमाने की बेइज्जती कर उसे घर से भगा देता है। इसके बाद शाम को मोइचिरो योइचिरो से कहता है, क्या तुमने सुना? उसने बताया कि हम दोनों किसी स्वॉर्ड्समैन क्लैन के वंशज है, एक ऐसे कमाल के स्वॉर्ड्समैन के वंशज जो कि कोई फर्स्ट ब्रीदिंग यूज करता था। और योइचिरो कहता है, तो मैं इसका क्या करूं? जल्दी से चावल धो कर लाओ। और मोइचिरो कहता है, चलो अब हम दोनों स्वॉर्ड्समैन बनते हैं। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस दुनिया में डीमंस भी एग्जिस्ट करते हैं, पर अगर हम दोनों किसी की मदद के लिए कुछ कर सकते हैं तो चलो हम दोनों मिलकर लोगों को उन डीमंस से बचाते हैं। मुझे पता है कि तुम और मैं। पर तभी योइचिरो जोर से नाइफ मारता है जिससे वो मूली नीचे गिर जाती है और मोइचिरो भी शांत सा हो जाता है। फिर योइचिरो चिल्लाकर कहता है, और आखिर तुम क्या ही कर लोगे? जो इंसान खुद चावल तक नहीं बना सकता वो एक स्वॉर्ड्समैन बनेगा और दूसरे लोगों को बचाएगा। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? सच में तुम बिल्कुल माँ और पिताजी की तरह हो। तुम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो। और क्या तुम्हारा दिमाग जरा सा भी काम करता है? बिल्कुल माँ की तरह, जो कि बीमार होते हुए भी हमें बिना बताए तब तक काम करती रही जब तक वो बेड पर लेट नहीं गई। बिल्कुल पिताजी की तरह, जो कि उस तूफान में जड़ी बूटियां ढूंढने चले गए और जबकि मैंने उन्हें रोकने की इतनी कोशिश की थी और मैंने माँ से काम छोड़कर आराम करने की भीख तक मांगी थी। तुम्हें पता है कि कौन दूसरों की मदद कर सकते हैं? सिर्फ वो लोग जो कि चुने हुए होते हैं। हमारे पूर्वज जरूर स्वॉर्ड्समैन होंगे, लेकिन हम जैसे बच्चे आखिर कर ही क्या सकते हैं? जानना चाहते हो? मैं तुम्हें बताऊं कि हम क्या कर सकते हैं? तुम और मैं जो कर सकते हैं वो है कुत्तों की तरह एक बेकार मौत मरना, क्योंकि हम दोनों अपने माता पिता के बच्चे हैं। वो औरत बस हमारा इस्तेमाल करेगी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कोई चाल ना चल रही हो। आज के बाद हम फिर से इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे, समझ गए ना? और अब जाओ, जाकर खाना तैयार करो। और ये बात सुनकर मोइचिरो पूरी तरह से उदास हो जाता है। और फिर प्रेजेंट टाइम वाला मोइचिरो कहता है, उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी बात नहीं की, सिवाय एक बार के जब हम लड़े थे, क्योंकि मेरे भाई ने लेडी अमाने पर पानी फेंका था जो कि हमसे मिलने आती थी। और उसके बाद गर्मी आ गई और वो बहुत ही गर्म दिन थे, यहाँ तक के रात में भी बहुत ही गर्मी थी और कीड़े भी आवाज कर रहे थे। इसके बाद गर्मी के कारण मोइचिरो जाग जाता है और फिर वो उठकर पानी पीने जाता है और योइचिरो की ओर देखता है और योइचिरो भी अपनी आंखें खोलता है। पर तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है जिससे मोइचिरो डर जाता है और वो डीमन कहता है, क्या मुसीबत है? यहाँ पर तो सिर्फ दो ही बच्चे हैं। फिर वो मोइचिरो की ओर बढ़ता है और योइचिरो भी उसकी ओर भागता है और उस डीमन के अटैक से योइचिरो की आर्म कट जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और मोइचिरो कहता है, भाई क्या आप ठीक हैं? फिर वो उसे उठाकर एक कोने की ओर जाता है और वो डीमन कहता है, मुंह बंद करो, एक भी आवाज नहीं। वैसे भी तुम्हारे जैसे गरीब लकड़हारे किसी काम के नहीं होते और तुम जिंदा रहो या ना, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जिंदगियां ही बेफिजूल की हैं। फिर प्रेजेंट टाइम वाला मोइचिरो कहता है, उस पल मुझे सिर्फ खून दिखाई दे रहा था। वो एक बहुत ही भयानक गुस्सा था जो कि मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था और ऐसा लग रहा था कि वो मेरी पूरी बॉडी के अंदर उबल रहा हो। और मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, बस एक चिल्लाने की आवाज जो कि मेरे खुद के मुंह से आ रही थी। और अगली चीज जो कि मुझे याद है कि वो डीमन मेरे सामने मौत की कगार पर था, लेकिन उसका सर कुचला जाने के बाद भी वो मर नहीं रहा था, पर वो तड़प जरूर रहा था। इसके बाद सूरज निकल आता है और उसकी रोशनी से वो डीमन जल जाता है। फिर मोइचिरो अपने घर की ओर जाने लगता है और प्रेजेंट टाइम वाला मोइचिरो कहता है, सुबह होते ही वो डीमन जलकर गायब हो गया, लेकिन मुझे उसकी जरा सी भी परवाह नहीं थी क्योंकि मैं बस योइचिरो के पास जाना चाहता था। पर अचानक से मुझे मेरी बॉडी बहुत ही भारी महसूस होने लग गई और अपने घर जो कि मेरे सामने ही था उसमें पहुंचने में ही मुझे बहुत समय लग गया। और घर में हम योइचिरो को कुछ बोलते हुए देखते हैं। फिर मोइचिरो उसकी ओर जाने लगता है लेकिन वो फिर से नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो हिम्मत कर उसके पास आता है और योइचिरो कह रहा होता है, भगवान बुद्धा प्लीज मेरे भाई को बचा लो। जिसे सुनकर मोइचिरो की आंखों से आंसू आ जाते हैं और योइचिरो आगे कहता है, मेरा भाई मेरी तरह नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छे दिल वाला बच्चा है। उसने कहा कि वो दूसरे लोगों की मदद
मदद करना चाहता है, लेकिन मैं उसे करने ही नहीं दे रहा। सारी गलती सिर्फ मेरी ही है, तो अगर आपको सजा देनी है तो सिर्फ मुझे दीजिए। मुझे हमेशा से पता था कि मोइचिरो में मुंह का मतलब इन्फिनिटी होता है। फिर मोइचिरो रोता हुआ उसके हाथ को पकड़ लेता है और प्रेजेंट टाइम में वो एकदम से चौंक जाता है और उसके चेहरे पर भी तांजीरो के जैसे मार्क्स आ जाते हैं। जिसके बाद वो मिस्ट ब्रीदिंग की फोर्थ फॉर्म स्विफ्टिंग फ्लो स्लैश से उन सभी डीमंस को काट कर कोतेत्सु को बचा लेता है। फिर कोतेत्सु कहता है, मिस्टर टोकितो मेरी चिंता मत कीजिए, जाकर हागा नेस्को को बचाइए और सभी स्वॉर्ड्स की रक्षा कीजिए। तो मोइचिरो कहता है ठीक है। और इधर शेड में ग्योको पूरी तरह से चिढ़ा हुआ होता है और वो मन में कहता है, इसकी तो ये आदमी, ये इंसान, मेरे इसके साथ इतना कुछ करने के बाद भी ये रुक नहीं रहा। मैंने तो इसकी एक आंख भी फोड़ दी है, लेकिन रोने की बजाय वो अभी तक उस स्वॉर्ड को पॉलिश किए जा रहा है। तभी उसकी नजर कानामोरी पर पड़ती है और वो कहता है, अरे हाँ, अगर मैं इस इंसान से कहूँ कि मैं इस इंसान को मार दूंगा तो ये जरूर। पर तभी मोइचिरो उसकी गर्दन को काटने लगता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है और बाहर निकलकर मन में कहता है, आखिर ये उस वाटर प्रिजन से बाहर कैसे आया? मुझे तो लगा था कि इसकी मौत पक्की है, इसलिए मेरा ध्यान उस पर नहीं गया। नहीं रुको, इससे ये भी पता चलता है कि मैं कितना फोकस्ड था। फिर वो खुश हो जाता है और तभी उसकी नजर मोइचिरो के चेहरे पर पड़ती है और वो कहता है, आखिर इसके चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? मास्टर मुजान ने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके मुताबिक उस सीरिंग वाले लड़के के पास भी ऐसा ही एक निशान है। नहीं, अभी इसे छोड़ो। और आखिर ये वहाँ पर इतने आराम से कैसे खड़ा है? मेरे अटैक से तो इसे पैरालाइज्ड हो जाना चाहिए था। और आखिर तुम्हारे पास मुझे जख्मी करने जितनी स्पीड कहाँ से आई? तभी मोइचिरो अटैक करने जाता है, लेकिन ग्योको एक वास से एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस निकाल लेता है, जिससे वो पूरा शेड टूट जाता है और हागा नेस्को भी बाहर गिर जाता है। फिर ग्योको कहता है, तो ये ऑक्टोपस कैसा लगा? तुम इसे नहीं काट पाओगे। तभी हागा नेस्को उस पत्थर को उठाकर फिर से उस स्वॉर्ड को तेज करना शुरू कर देता है और ग्योको मन में कहता है, वो अभी तक स्वॉर्ड को तेज करने में लगा हुआ है, क्या उसका दिमाग ठिकाने पर तो है? पर कोई बात नहीं, उस स्वॉर्ड स्मिथ को तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले इस हाशिरा को मार डालूं। फिर वो उन दोनों से कहता है, मैं पहले ज्यादा कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगा और फिर उस स्वॉर्ड स्मिथ को अब्सॉर्ब करूंगा। पर तभी मोइचिरो उन सभी टेंटिकल्स को काट देता है, जिससे ग्योको भी चौंक सा जाता है। फिर मोइचिरो नीचे आता है और कहता है, तुमने मेरे लिए ये स्वॉर्ड बनाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कानामोरी। तो कानामोरी कहता है, नहीं नहीं, मैंने तो बस आपके पुराने स्वॉर्ड स्मिथ की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था। तो मोइचिरो कहता है, तुमने सही कहा, मिस्टर टेत्सुइडो ने मेरे लिए मेरी पहली स्वॉर्ड बनाई थी और वो एक दिल की बीमारी के कारण गुजर गए थे। और फिर वो स्वॉर्ड को उठाकर कहता है, इसकी फिटिंग तो बिल्कुल ग्लव्स के जैसी है। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर टेत्सुइडो मोइचिरो से कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है लड़के, कौन समझेगा कि आखिर तुम किस चीज से गुजर रहे हो? क्यों तुम्हारे पास किसी और चीज के लिए टाइम नहीं है? ना जाने तुम कैसे अपनी इन तकलीफों के साथ जी रहे हो और तुम कितने गुस्से में रहते हो क्योंकि तुम कुछ याद नहीं रख पाते और तुम इतनी ट्रेनिंग कर रहे हो कि तुम्हारे मुंह से खून की उल्टी तक आ जाती है। और आखिर कौन ये बातें समझ पाएगा? जब भी मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को देखता हूँ तो मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। मैं अब ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाला और ऐसा भी नहीं है कि मैं उस उम्र में जीने की चाहत रखता हूँ, पर मैं तुम्हारी चिंता करना नहीं छोड़ पा रहा। फिर मोइचिरो कहता है, मिस्टर टेत्सुइडो, मुझे माफ करना कि मैंने आपको चिंता में डाला, पर अब मैं ठीक हूँ। और फिर वो मिस्ट ब्रीदिंग की फिफ्थ फॉर्म सी ऑफ क्लाउड्स एंड हेज से उन सभी टेंटिकल्स को काट देता है और ग्योको के सर को काटने लगता है, लेकिन वो तभी टेलीपोर्ट हो जाता है और कहता है, वो एक काफी अच्छा अटैक था, पर तुम मेरे वास की स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकते। तो मोइचिरो कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तो ग्योको पूछता है, क्या कहा? तो मोइचिरो कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे सेंसेस बिल्कुल ढीले पड़ गए हो, शायद इसीलिए क्योंकि तुम कई 100 सालों से जिंदा जो हो। तभी ग्योको की गर्दन से खून निकल आता है और मोइचिरो कहता है, अगली बार पक्का मैं तुम्हारी गर्दन को काट कर ही रहूंगा, क्योंकि मेरे पास
पास तुम्हारे इस बेकार से वास के गेम खेलने के अलावा भी और काम है। तो ग्योको कहता है मुझे कम मत समझो लड़के। फिर वो उसके पीछे आकर एक अटैक करता है, लेकिन मोइचिरो उन्हें डॉज कर लेता है और उसे योइचिरो के आखिरी शब्द याद आते हैं जो कि कहता है मोइचिरो मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आ पाया। मैं बस वैसा बर्ताव कभी कर ही नहीं सकता था। दूसरे लोगों के लिए हमदर्दी रखना भी एक चीज है जो कि बस चुने हुए लोग ही कर सकते हैं। लेकिन मोइचिरो भले ही तुम कितनी भी धार्मिक और नेक जिंदगी जियो, लेकिन भगवान या बुद्धा तुम्हें हर एक जगह पर नहीं बचा सकते। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ही तुम्हें बचाना चाहिए। मोइचिरो तुम मेरी तरह नहीं हो। दूसरे लोगों की मदद करने की खातिर तुम अपने अंदर बेहिसाब ताकत पैदा कर सकते हो, क्योंकि तुम उन चुने हुए इंसानों में से एक हो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।